बढ़ती हुई उम्र के साथ घुटने में दर्द का एक बड़ा कारण ऑस्टियोआर्थराइटिस है। आज हमारे साथ जुड़े हुए डॉक्टर शंभुनाथ बैनर्जी, ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, जो हमें आज ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में विस्तार से बताएंगे। वेलकम टू आवर शो सर। थैंक यू, नमस्कार। सर, ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या है? इसके बारे में आप विस्तार से बताइए। हाँ, वास्तव में लोग आर्थराइटिस मतलब हिंदी में जिसको वात कहते हैं, साधारणतः हर कोई इसे वात ही समझते हैं। लेकिन अभी ना वर्ल्ड आर्थराइटिस फाउंडेशन ने ये डिक्लेयर कर दिया है कि कम से कम 100 प्रकार के वात होते हैं और सबका हिंदी में नाम अलग है, इंग्लिश में नाम अलग है। आर्थराइटिस का मतलब ये होता है कि जॉइंट जो जोड़ है उसकी चिकनाई कम हो जाना या जोड़ की सतह की चिकनाई कम होने के बाद वो घिस जाना और उसका डैमेज हो जाना, जिससे कि दर्द पैदा होना, थोड़े समय बाद जोड़ों में विकार पैदा होना मतलब जोड़ टेढ़े-मेढ़े दिखना, जिसकी वजह से चलने में दर्द घुटने में या कमर में होने लगती है, कूल्हे में होने लगती है। लेकिन आज हम अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात करें, तो अच्छा होगा कि हम ये पूरा अपना ध्यान घुटने की तरफ, जिसे इसे हिंदी में संधिवात कहते हैं, इसकी तरफ हम आपको आकर्षित करना चाहेंगे, क्योंकि बढ़ती हुई उम्र के साथ हमारे सीनियर पॉपुलेशन की संख्या भी बहुत अधिक बढ़ती जा रही है और यह समस्या एक प्रकार से बाल सफेद होने के बराबर है, जो उम्र के साथ होना तय है, किसी को कम, किसी को ज़्यादा। समस्या सबको होनी है, किसी को दर्द ज़्यादा होगा, किसी को कम होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज हम अपनी जो पूरी चर्चा है, वो घुटने के दर्द के नी आर्थराइटिस के साथ में करेंगे। सर, ऑस्टियोआर्थराइटिस आजकल हम लोग बहुत सुनते ही है, तो ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या समस्या या तकलीफ हो सकती है? हमारी जो घुटने का जो जोड़ है, वो इतना चिकना होता है जिसका मैं एक आपको उदाहरण देता हूँ कि वो आइस टू आइस बोलते हैं। अगर एक बर्फ के टुकड़े पे दूसरा बर्फ का टुकड़ा रखा जाए, तो वो टुकड़ा फिसल के गिर जाता है। इतनी अधिक चिकनाई हमारे घुटने के जोड़ों में होनी चाहिए। ऑस्टियोआर्थराइटिस में उम्र के साथ में ये जोड़ की चिकनाई जिसको बोलते हैं, वो कम होने लगती है। उसके अंदर में एक पदार्थ होता है, साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं, उसकी मात्रा भी घटती जाती है और जोड़ की चिकनाई कम होने से जो दर्द पैदा करने वाली नसें हैं वो एक्सपोज हो जाती है, तो धीरे-धीरे हड्डियाँ घिसने लगती है। इसी को हम लोग ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। ओके सर। अगला क्वेश्चन है, इस कंडीशन में आपको डॉक्टर के पास, मतलब पेशेंट को डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए? वैसे वास्तव में देखा जाए तो ये आर्थराइटिस कई प्रकार से हो सकती है। अगर अपने आप हुआ है तो उसे ऑस्टियोआर्थराइटिस डिजेनरेटिव या प्राइमरी कहते हैं। ये आर्थराइटिस चोट लगने के बाद बहुत जल्दी हो जाता है, जो कि कम उम्र के लोगों में पाया जाता है। या ये आर्थराइटिस अगर इन्फेक्शन हो जाए, मवाद बन जाए या कोई अन्य बीमारी आपको हो, जैसे यूरिक एसिड वगैरह बढ़ना। साधारणतः लोग इस यूरिक एसिड बढ़ने के गाउट से परिचित होते हैं। अगर आपका दर्द दिनों-दिन बढ़ता जा रहा हो, दूसरा आपको नीचे बैठ के, पालथी मार के बैठ के उठने में तकलीफ होती हो 2, तीसरा आप अगर इंडियन स्टाइल के बाथरूम टॉयलेट का इस्तेमाल करते हैं, उसमें उठते वक़्त दर्द हो या सीढ़ी चढ़ते वक़्त आपका दर्द हो जो दिनों-दिन बढ़ती जा रही हो, ऐसे हालत में आपको ज़रूर डॉक्टर के पास जाना चाहिए। सर, ऑस्टियोआर्थराइटिस का कारण क्या-क्या होता है? कारण आज तक तो इतने रिसर्च हो चुके हैं, पर वास्तविक कारण तो किसी को नहीं मालूम। जो प्राइमरी आर्थराइटिस होता है, वो अचानक से जॉइंट खराब क्यों होने लगते हैं, इसका वास्तविक कारण नहीं मालूम है। कई सारे थ्योरी दिया गया है, बट इसीलिए जिसमें कंडीशन में हमको ये नहीं मालूम कि ये अचानक क्यों शुरू हुआ, तो ये माना जाता है कि उम्र के साथ-साथ शरीर में जैसे जो परिवर्तन होते हैं, उस प्रकार के परिवर्तन जोड़ों में भी होने लगते हैं, जिसकी वजह से आर्थराइटिस होता है। सेकेंडरी कारण मैंने आपको बता दिया है, चोट लगे, इन्फेक्शन हो या मेटाबॉलिक डिजीज़ बोलते हैं, जैसे गाउट वगैरह हो, तो उसमें भी हो सकता है। अगर बात किया जाए तो ऑस्टियोआर्थराइटिस का कोई रिस्क फैक्टर जो आप। रिस्क फैक्टर देखा गया है, ऐज अपने आप में एक रिस्क फैक्टर है। बढ़ती उम्र, जैसे हम लोगों ने पहले बताया कि बढ़ती उम्र है। दूसरा मोटापा। ये देखा गया है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस के मरीजों को अक्सर 6 टू 7% लोगों को डायबिटीज़ होता है। करीब-करीब 16% लोगों को हार्ट की बीमारी होती है। ऐसे अलग-अलग समस्याएँ होती हैं। अब ये कहना मुश्किल है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस होने से ये समस्या होगी कि ऑस्टियोआर्थराइटिस होने से लोगों की एक्टिविटी कम हो जाती है और उनके उनके बॉडी में एक जो रुकावट आ जाती है उनकी एक्टिविटी में, उसकी वजह से ये डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर और हार्ट डिज़ीज़ हो।
लेकिन डायबिटीज अपने आप में रिस्क फैक्टर है। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है शरीर का वजन, ओबेसिटी। ओबेसिटी जिनको है, मान के चलिए ऑस्टियोआर्थराइटिस होना लगभग तय है, अनलेस प्रूव अदरवाइज। ऑस्टियोआर्थराइटिस में अगर बात किया जाए, बहुत ट्रीटमेंट मॉडलिटीज़ अभी आया हुआ है, तो इसमें ऑप्शंस क्या-क्या ट्रीटमेंट में? देखिए, बहुत अच्छा सा प्रश्न है ये, क्योंकि आप अक्सर जब लेट स्टेज में, इन स्टेज 4, इसमें स्टेज 1, 2, 3, 4 होते हैं, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर और एक डाउटफुल होता है। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो अक्सर आपने सुना होगा कि डॉक्टर के पास जाने में ही देरी इसलिए करते हैं कि डॉक्टर बोल देंगे कि जोड़ को प्रत्यारोपण करना है, जॉइंट रिप्लेसमेंट करना है। और जॉइंट रिप्लेसमेंट की संख्या बढ़ी भी है अपने देश में, लोग कराने भी लगे हैं, लेकिन कुछ लोग भयभीत होकर जाते भी नहीं हैं इसलिए। पर ऑप्शन अगर पूछा जाए, सबसे पहले हमें ये करना चाहिए, एक होता है ऑपरेटिव, एक नॉन ऑपरेटिव। मीन्स एक तो होता है कि ऑपरेशन से हम जॉइंट को चेंज कर दिए, दूसरा होता है कि बिना ऑपरेशन के क्या रास्ते हैं, इस पे चर्चा करना ज़्यादा बेहतर होगा। सबसे पहले तो आप देखो, लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन, ये नंबर 1 है। लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन का मतलब है कि आपको अपना वज़न कम करना है। उठने-बैठने में जो परहेज़ है, पालथी मार के बैठना बोलते हैं, उकड़ू बोलते हैं इंडियन टॉयलेट का, सीढ़ी बोलते हैं, ये आपको ध्यान देना है इस पे कि ये कम से कम किया जाए। और कुछ फिर नॉन फार्माकोलॉजिकल बोलते हैं, या दवाइयों से या बिना दवाई के। बिना दवाई के मतलब कुछ फिज़ियोथेरेपी है, जिससे आपके घुटने के चारों तरफ के मसल्स को आप बिल्डअप करो, उसमें स्ट्रेंथ आ जाए तो भी दर्द कम हो जाता है। चौथा है दवाइयाँ। दवाइयों में भी कई प्रकार की चीज़ें हैं। एक तो खाने की है दवाई, जो आपको टैबलेट देते हैं डॉक्टर्स। अक्सर मरीज़ ये पूछते हैं कि सर, आप हमको स्टेरॉइड तो नहीं दे रहे हो? लोग स्टेरॉइड से भयभीत हैं, तो इसकी जो दवाइयाँ होती है उसको नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग ही कहा जाता है। एक तो दवाइयाँ हो गई। दूसरे, अभी लोकल इंजेक्शन आ गए हैं। जोड़ों के अंदर में जो हमारी जो प्राकृतिक रूप से जो फ्लूइड बनता है, साइनोवियल फ्लूइड बनता है, उसमें एक केमिकल होता है, उसको hyaluronic एसिड बोलते हैं। वो हमारे जोड़ को चिकनाई मेंटेन करने में काम आता है। तो ऐसे इंजेक्शन बनने लगे हैं, जिसको 4 महीने, 3 महीने के लिए एक लगा दो, तो जोड़ का चिकनापन मेंटेन रहता है। इससे बीमारी तो नहीं रुकती, लेकिन रुकने का स्पीड कम हो जाता है। क्योंकि ऑस्टियोआर्थराइटिस को एक प्रोग्रेसिव डिजीज़ बोलते हैं। एक बार हो गया और वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, चाहे धीमी गति से बढ़े, चाहे तेज़ी गति से बढ़े। तीसरा जो है, अगर आप उससे भी आगे बढ़ जाते हैं और आपको लगता है कि ऑपरेशन की तरफ जाना है, तो वो भी 2 भागों में बाँटा गया है। एक तो ये होता है कि जॉइंट चेंज कर दिए, पूरा निकाल दिए, और एक होता है जॉइंट प्रिज़र्वेशन सर्जरी बोलते हैं। यानी ऑपरेटिव है, ऑपरेशन करना है, लेकिन आपके जोड़ों को बचाना है। ये अलग-अलग प्रकार के वात में अलग-अलग होता है, जिसमें इसकी झिल्ली निकाल देते हैं, साइनोविक्टोमी बोलते हैं। कुछ में कट्स करके वो जो टेढ़ापन है उसको सीधा कर देते हैं, उसको ऑस्टियोटॉमी बोलते हैं। ऐसी अलग-अलग ट्रीटमेंट है। बट फिजियोथेरेपी का रोल ज़रूर है, शरीर का वज़न कम करना ज़रूर है। चाहे कोई सा भी ट्रीटमेंट हो, अगर ओबेसिटी है, वज़न ज़्यादा है, आपका ऑपरेशन जॉइंट रिप्लेसमेंट भी करेंगे, वो फेल हो जाएगा। सर, आप अपने तरफ से पेशेंट को कुछ सलाह देना चाहता है कि डूज़ एंड डोंट डू फॉर दिस कंडीशन, ये कंडीशन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन जैसे आपने बताया है, और कुछ ऐसे पॉइंट्स इंडियन। हाँ, हम जो सलाह है उनको, सबसे पहले तो मैं तो यही सलाह देता हूँ कि वज़न कम करें, क्योंकि मेरे इंस्टीट्यूट में, मेरे हॉस्पिटल में, मेरे क्लिनिक में अधिकतम ऑस्टियोआर्थराइटिस जो मैं देख रहा हूँ, मिडल एज के महिलाओं में ज़्यादा है। और ये बहुत तेज़ गति से इसकी रफ़्तार, इसका इंसिडेंस बहुत बढ़ रहा है, और जिसमें कम से कम 60% महिलाएँ जो हैं वो ओबीज़ हैं। उनको मैं वज़न कम करने को कहता हूँ, तो जवाब यही आता है कि सर, जब इतना दर्द है तो मैं वज़न कम करने के लिए क्या एक्सरसाइज़ करूँ? तो मैं सबसे पहले ये कहता हूँ, मुझे पता है आप नहीं चल पाएँगे, सबसे पहले आप रात का खाना बंद कीजिए और अपने डाइट में परिवर्तन कीजिए। डाइट में परिवर्तन करने से काफ़ी हद तक वेट में कमी आती है, फिर धीरे-धीरे उनकी एक्टिविटी शुरू हो जाती है। कुछ-कुछ इंस्ट्रक्शन जो मैंने अपने वर्णन में कहा कि ये परहेज़ करना चाहिए, वो एक बार उनको बता देते हैं, और मैं कोशिश करता हूँ कि ऐसे मरीजों का नाम रजिस्टर्ड करके मोबाइल नंबर समेत 15 दिन में एक बार 8-10 आर्थराइटिस के मरीजों को बुला के एक साथ काउंसलिंग करता हूँ, जिससे कि जल्दी भी हो जाता है, मरीज समझते भी हैं, क्रॉस क्वेश्चनिंग भी होती है, जिससे उनका और वर्णन कर देते हैं। और जाते समय उनके प्रिस्क्रिप्शन पैड में हम एक पैम्फलेट दे देते हैं, जिसमें सारे एक्सरसाइज क्या करना है, क्या नहीं करना है लिखा होता है, जो घर में पढ़ के उनके दिमाग में वो रिवीजन भी हो जाता है। बहुत अच्छे से सर ने ऑस्टियोआर्थराइटिस के हर पॉइंट्स को टच किया है। उन्होंने जो मेन पॉइंट्स थे ऑस्टियोआर्थराइटिस के, मेरे ख्याल से सिर्फ वही नहीं, जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस है
वो भी बहुत अच्छे से सर ने कवर किया है। तो आज डॉक्टर साहब ने ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में जो बातें बताए हैं, आशा है कि इससे आपका बहुत डाउट्स क्लियर होंगे। अगर आपको इस वीडियो से मदद मिली है तो आप इसे उनके साथ शेयर कीजिए जिनको इनकी ज़रूरत है। थैंक यू वंस अगेन सर, थैंक यू फॉर थैंक कमिंग टू द शो। थैंक यू।